हेलो स्टूडेंट्स, गुडविल क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट क्लास 11th का जर्नल हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद लेजर भी हम लोगों ने कंप्लीट किया था। अब उस टॉपिक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रॉपर तरीके से अरेंज्ड मैनर में प्लेलिस्ट है, आप वहां से जाकर के देखें उसको सबसे पहले। अब हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हो जाता है वो है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री स्पेशल पर्पस बुक्स। अब ये स्पेशल पर्पस बुक क्या होती है, इसका बेस थोड़ा सा पहले हम तैयार कर लेते हैं, फिर उसके बाद अपना जो नोट्स है ना उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे उसको समझ लेंगे, ठीक है। लेकिन बेस क्या है वो मैं आप लोगों को 1-2 मिनट में उसको कवर कर देता हूँ। उसको सबसे पहले आप ध्यान से एक बार समझें। देखिए स्टूडेंट, क्या होता था जब आपने जर्नल बनाया और जर्नल के बाद बनाया था आपने लेजर, तो ये एक्चुअल में हो क्या रहा था, ये एक छोटी फर्म में हमने ऐसा किया था। हमारी जो फर्म थी ना XYZ, ये एक छोटी फर्म थी, तभी हम यहाँ पर बना रहे थे जर्नल, ठीक है। जर्नल हम बनाते थे यहाँ पर, और जर्नल के बाद सारी जो एंट्री होती थी उसको लेजर में, एक बुक थी ये जिसके अंदर हमने क्या किया था, लेजर के अंदर अलग अलग अकाउंट्स में सारी एंट्रियों को पोस्टिंग कर दिया था। अब एक्चुअल में है क्या ये बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री या फिर स्पेशल पर्पस बुक क्या हो गई है ये? जबकि हमने जर्नल बना लिया, लेजर तो ये इसके बाद नहीं आती हैं। एक्चुअल में स्पेशल पर्पस बुक हैं क्या, वो हम लोगों को समझना है। तो देखिए क्या है, जब काफ़ी ज़्यादा टाइम हमारी कंपनी को हो गया चलते चलते, तो हमारी कंपनी ने क्या कर लिया है, इस फर्म ने काफ़ी ग्रोथ कर लिया है, ठीक है। एम्प्लॉयज़ की संख्या यहाँ पर बढ़ चुकी है, ठीक है, और हमारी सेल ग्रोथ हो चुकी है, परचेज भी हम काफ़ी करने लगे हैं, प्रोडक्शन बढ़ गया है। तो इस तरीके से वर्कलोड बढ़ गया है, इसका मतलब ट्रांजैक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो एक ही बुक यानी जर्नल के अंदर सारी एंट्रियों को ना करके हमने अपने जर्नल वाले वर्क को डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। डिवाइड कर दिया है यानी जो सारी एंट्री सबसे पहले हम जर्नल में कर रहे थे ना, सिर्फ एक ही जर्नल था हमारे पास, उसके अंदर सारी हमने परचेज की, सेल की, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, डेप्रिसिएशन, मशीनरी परचेज या और भी जितनी भी सारी ट्रांजैक्शन थी वो सारी की सारी हमने कर ली थी कहाँ पर, जर्नल में। लेकिन अब इस जर्नल को ही डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है, जर्नल को ही डिवाइड कर दिया गया। और डिवाइड कहाँ कर दिया है, यहाँ पर समझे, हमने अपनी इस जर्नल वाले पार्ट को डिवाइड कर दिया है 6 पार्ट में। तो यहाँ पर मैं 6 के 6 जो भी नेम है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। जो फर्स्ट नेम है यहाँ पर कैश बुक बना दिया एक, तो हमने वहाँ पर क्यों बना दिया है, क्योंकि कैश से रिलेटेड सारी एंट्री हम यहाँ पर करेंगे। उसके बाद बना दिया हमने परचेज बुक, सेल्स बुक, एक बनाया है हमने परचेज रिटर्न बुक, यानी परचेज जो माल किया था उसको रिटर्न कर दिया। एक बनाया हमने सेल्स रिटर्न बुक, एंड लास्ट जो हमने बुक डिवाइड की है वो है जर्नल प्रॉपर। देखिए ये बुक्स हमने डिवाइड कर दी। इन बुक्स का क्या काम है, इन बुक्स का काम यही है जर्नल। ये क्या है, स्पेशल पर्पस बुक्स हैं। ये स्पेशल पर्पस के लिए बनाई गई है। नाम से पता चलता है जो कैश बुक है उसमें हम रिलेटेड कैश से सारी एंट्री करेंगे। अगर कैश कहीं से रिसीव हुआ है कंफर्म है वो यहीं पर आएगी, कैश पेमेंट कहीं किया गया है तो वो यहीं पर आएगा। तो ये बुक हमने बनाई है कैश बुक। उसके बाद है परचेज बुक, फिर सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और जर्नल प्रॉपर। इन सभी के ऊपर आगे आने वाले वीडियोस में सबके ऊपर हम एक एक वीडियो कम से कम तो जरूर बनाएंगे, राइट। अब क्या रहेगा, जब ये सारी बुक्स स्पेशल पर्पस बुक बन जाती हैं उनके बाद इनकी एंट्री सारी कहाँ ट्रांसफ़र होती हैं, लेजर में। वैसे ही, ठीक है, जैसे यहाँ पर जर्नल के बाद लेजर में एंट्रीज को ट्रांसफ़र किया था, पोस्टिंग किया था, तो ऐसे ही हमने क्या किया है, अपने वर्क को डिवाइड कर लिया है। सारी परचेज बुक, सारी जो बुक्स हैं हमारे यहाँ पर, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और लास्ट में जर्नल प्रॉपर। तो कैश से रिलेटेड सारी एंट्री आप समझ गए होंगे यहाँ पर आएंगी। अगर कोई गुड्स परचेज किया है ऑन क्रेडिट, ठीक है, क्रेडिट पर परचेज किया है तो ही यहाँ पर आएगी। कैश में अगर परचेज किया होगा ना तो वो कैश बुक में चली गई है एंट्री पहले, क्योंकि आपको बताया कैश बुक से रिलेटेड यही है। फिर सेल्स बुक है, ठीक है, जो क्रेडिट पर सेल करेंगे उधार पर, ओनली वही एंट्री यहाँ आएगी। और परचेज रिटर्न, जो माल हमने परचेज किया था
उधार पर, वो हम वापसी कर देते हैं, तो यहाँ आएगा। सेल्स रिटर्न बुक में क्या आएगा, जो गुड्स हमने सेल किया था उधार पर अगर वो वापसी आया तो यहाँ आ जाएगा। और लास्ट में है जर्नल प्रॉपर, मीन्स जो एंट्री यहाँ पर आने के बाद बच गई हैं, ठीक है, जो एंट्री यहाँ आई गई हैं और जो एंट्री रिमेनिंग है कहीं पर नहीं आई है वो जर्नल प्रॉपर में आ जाएगी। उसके बाद हम लोगों को अपना बनाना पड़ेगा लेजर, जैसे हम बनाते थे उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन हम जरूर करेंगे। तो ये था बेसिक इसका कि कौन कौन सी बुक्स हैं, अब क्या क्या उनके फीचर्स हैं वो हम आगे और समझ लेते हैं। देखिए ठीक है, ये समझाना बहुत ज़रूरी था आपको। तो देखिए अपना जो पार्ट है हमारा भी वो देखते हैं क्या है। देखिए एज द बिजनेस ग्रो, जैसे ही बिजनेस ग्रो होता है, यही बात हुई थी हमारी, एंड द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इंक्रीज, काफ़ी सारी ट्रांजेक्शन क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। इट बिकम्स नेसेसरी फॉर द बिजनेस, बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम डिवाइड कर दें अपने वर्क को, ठीक है। यानी जो सबसे कैश बुक में काफ़ी ज़्यादा एंट्री आएगी और कैश बुक बनाने वाला पर्सन जो है वो काफ़ी सीनियर पर्सन होता है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पास आती है तो उसको हम कैश बुक देते हैं, ठीक है। जूनियर है तो उसको परचेज बुक, सेल्स बुक, इस तरीके से अलग अलग बुक दे दी जाती है। सब अपना अपना वर्क अच्छे से मेंटेन करते हैं उन बुक्स में और आगे उनकी एंट्री को ट्रांसफर लेजर में कर दिया जाता है। सो द बुक्स मेंटेन आर इलिस्ट्रेटेड बिलो, तो जो भी बुक्स हम बनाते हैं ना उनको नीचे बता दिया गया है। तो ये हमारा फॉर्मेट है कि कैसे नीचे बताया, तो इस फॉर्मेट को पूरा हम देख लेते हैं। देखिए ये फॉर्मेट हमारा है, ये आ गया यहाँ पर क्या लिखा है, ट्रांजैक्शन सबसे पहले, फर्दर क्लासिफिकेशन और सब्सिडी बुक्स मेंटेन की जाती है कौन सी। तो देखिए क्या है कि हमें ना हर एक वीडियो पे अभी डिटेल में वीडियो भी बनाना है, उसमें क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो समझें अभी कैश बुक जो हमारी है ना वो सबसे मेन बुक है। कैश बुक को भी हम क्या करते हैं, किस किस तरीके से बनाते हैं वो हम लोगों को देखना है, समझना है, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पर डिटेल में थोड़ा सा और बताता हूँ कैश बुक के बारे में। जो कैश बुक है ना स्टूडेंट्स, उसको हम डिवाइड कर देते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं कैश बुक को, राइट। 2 पार्ट्स में हमने कैश बुक को डिवाइड कर दिया। पहला क्या हमने बनाया है, सिंगल कॉलम कैश बुक होता है हमारा, एक क्या होता है, सिंगल कॉलम, ठीक है स्टूडेंट। एक सिंगल कॉलम जो हमारा कैश बुक है और एक होता है डबल, ठीक है, एक हमारा डबल कॉलम है। अब स्टूडेंट ये ध्यान से समझें आप, जो सिंगल कॉलम कैश बुक है ना उसके अंदर एक ही कॉलम होता है, कौन सा, ओनली कैश का कॉलम होता है। तो मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देते हैं, ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ इधर, कैश बुक में एक ही कॉलम रहता है यहाँ ओनली कैश का, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है इसमें, इसका मतलब कैश आता है तो लिखते हैं और अगर कैश जाता है हमारे पास से, पेमेंट होती है तो भी हम लिख लेते हैं। तो डबल कॉलम में क्या है, डबल कॉलम में 2 कॉलम होते हैं, किसके होते हैं, एक कैश का भी होता है साथ में बैंक का भी होता है, ठीक है। तो ये इसमें क्या है, कैश और बैंक दोनों कॉलम होते हैं हमारे, ठीक है। इसको करेंगे डिटेल में न्यूमेरिकल में, तो कैश आएगा तो भी लिखते हैं यहाँ, बैंक बढ़ेगा तो भी, और कैश और बैंक दोनों अगर माइनस होते हैं, पेमेंट करते हैं वहाँ से, तो भी हम लिखते हैं। तो कैश बुक को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो देखो क्या लिखा है, कैश बुक एंड बैंक ट्रांजेक्शन जो रिलेटेड होती हैं, तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, तो ओनली कैश बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं, कैश के लिए हम क्या बनाते हैं, सिंपल कैश बुक बनाते हैं, सिर्फ कैश के लिए बात करें। लेकिन अगर ट्रांजैक्शन रिलेटेड होगी किससे, कैश और बैंक से, दोनों से रिलेटेड हो, तो उसके लिए कौन सा बनाते हैं, डबल कॉलम कैश बुक बनाते हैं। तो वो यही बताया आप लोगों को, राइट। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ और है, एक पैटी कैश बुक और बनाते हैं हम, क्या बनाते हैं, पैटी कैश बुक बना लेते हैं, ठीक है। ये कैश बुक का ही है। पैटी कैश बुक कब बनाते हैं, जब हमारे छोटे छोटे सारे खर्चे होते हैं ना, तो पैटी एक्सपेंस के लिए बनाते हैं, उसको लिख सकते हैं पैटी एक्सपेंस। क्या होते हैं पैटी एक्सपेंसेस, छोटे छोटे सारे खर्चे जिनके लिए एक सीनियर अकाउंटेंट को बोलना कि ये सारी एंट्री करें तो ठीक नहीं रहेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक जूनियर कैशियर रख लेते हैं अपने पास और वो छोटी छोटी एंट्री इस तरीके की सारी मेंटेन करता है। तो वो ये कैश का जो काम होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसलिए हम कैश बुक को ना एक अलग ही बुक और भी उसके डिवीजन करके तब इस तरीके से काम कराते हैं। ऐसा कब होता है, जब हमारी फर्म बहुत बड़ी होती है, तो कैश बुक बना देते हैं, एक पैटी कैश बुक भी बना देते हैं, राइट ना। तो कैश बुक में एक सिंगल कॉलम वाली भी होती है, डबल भी होती है, और बाकी पैटी कैश में ऐसा ही है।
छोटे छोटे खर्चे एक जूनियर कैशियर को दे देते हैं, वो मेंटेन करता रहता है उन एक्सपेंसेस को और रिकॉर्ड करता रहता है, ठीक है। और उसको पेमेंट हम एडवांस में दे देते हैं पहले से, ठीक है। इम्प्रेस सिस्टम चलता है जिसके अंदर क्या रहता है, ठीक है, क्या रहता है उसके अंदर, सपोज हमने 5000 रुपीज़ पेमेंट किया एक कैशियर को अपने, और अगर उसने मान के चलें 3000 एक्सपेंस कर दिया, अब उसके पास ओनली 2000 बच गया, नेक्स्ट मंथ हम उसको फिर 3000 दे देंगे और टोटल 5000 कर देंगे, ठीक है। इसको इम्प्रेस सिस्टम बोलते हैं। अगली बार उसने 2400 रुपये एक्सपेंस किया तो 2600 बच गया, नेक्स्ट मंथ में फिर हमने 2400 दे दिया, फिर उसका 5000 कर दिया। तो इस तरीके से उसको हम कैश देते रहते हैं, वो एक्सपेंस करता रहता है। तो ऐसा होता है हमारा कैश बुक और पैटी कैश बुक। तो ये तो रिलेटेड एंट्री थी कैश और बैंक से रिलेटेड कि किस किस तरीके से डिवाइड किया जाता है, ओनली कैश में या कैश और बैंक में। ये डबल कॉलम है, ठीक है। ये सिंगल कॉलम के लिए कैश बुक होता है, कैश और बैंक की ट्रांजैक्शन होती है डबल कॉलम होता है। छोटी छोटी पेमेंट के लिए भी एक और बना देते हैं जिसको हम कहते हैं पैटी कैश बुक। और इन तीनों के ऊपर क्वेश्चन हम लोगों को करना है, वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। उसके बाद आ जाती है अदर ट्रांजैक्शन, यानी ट्रांजैक्शन अदर देन कैश और बैंक। अब कैश और बैंक को छोड़ दो, उसके बाद जो ट्रांजैक्शन होती है ये आपको बताई दिया है कौन कौन सी बुक्स होती हैं। देखिए, क्रेडिट सेल होगा तो सेल्स बुक बना देना, क्रेडिट परचेज होगा तो परचेज बुक बना देना, और सेल्स रिटर्न होगा तो सेल्स रिटर्न कहते हैं जो माल हमने सेल किया था आउटवर्ड हमारा गया था वो इनवर्ड आ जाएगा, तो इसको रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं। तो लिखते हैं इसको सेल्स रिटर्न बुक बनती है, एक परचेज रिटर्न बुक बनती है। वो किस लिए बनती है, ये वही चीज़ है जो आपको बताई है परचेज रिटर्न के लिए। और एनी अदर ट्रांजेक्शन जो भी बच गई है तो उसके लिए क्या बना देते हैं, जर्नल प्रॉपर, ठीक है। तो जो आपको बताया वही था इसमें। अब आप लोगों को समझना ये बाकी रह गया है, जब हम इस तरीके से अपनी बुक्स का डिवीजन कर देते हैं, स्पेशल पर्पस बुक बना देते हैं, तो उसके बेनिफिट क्या हैं। तो बेनिफिट यही है कि हर पर्सन के ऊपर अपना वर्कलोड रहता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, प्रॉपर तरीके से वो अपनी एक्टिविटीज़ को मेंटेन कर सकता है। और हमें किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन अगर चाहिए तो एट अ टाइम वो हम लोगों को सही इन्फॉर्मेशन देगा, ठीक है। तो इसलिए वर्क का डिवीजन किया है। सो एडवांटेज ऑफ मेंटेनिंग द सब्सिडरीज बुक, तो जब हम ये सब्सिडरीज बुक बनाते हैं या ये सहायक बुक जब हम बनाते हैं डिवीजन करके, तो उनके एडवांटेज क्या हैं। तो ये एडवांटेज हम लोगों को वैसे भी समझ आ जाते हैं, हम चाहें तो इनको वैसे भी लिख सकते हैं। फिर भी जो पॉइंट्स हमने यहाँ लिखे हैं तो वो देख लेते हैं। डिवीजन ऑफ वर्क, वर्क का डिवीजन हो जाता है, ठीक है। हर कोई पर्सन अपने वर्क को करने के लिए एक्सपर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये बेनिफिट हो गए यहाँ पे। लीड टू द स्पेशलाइजेशन, वही बात है कि वो क्या हो जाता है कि हर एक पर्सन को अपने वर्क के अंदर स्पेशलाइजेशन मिल जाती है, ठीक है। अच्छे से वो उसको मेंटेन कर पाता है। ईजी टू मेंटेन लेजर, उसके बाद क्या है, लेजर हम बनाते हैं तो लेजर मेंटेन करना भी ईजी हो जाता है, क्योंकि एक परचेज बुक हमने उठाई और सारी परचेज की एंट्रियों को अकाउंटों में ट्रांसफ़र करना स्टार्ट कर दिया, मिस्टेक के चांसेस भी कम हो जाते हैं। चेक ऑफ फ्रॉड्स, अगर किसी तरीके का फ्रॉड होता है, क्योंकि हम स्पेशल एंट्रीज करते जा रहे हैं, तो परचेज में फ्रॉड है किसमें, तो एक पर्टिकुलर पर्सन से उससे पूछताछ भी की जा सकती है, और कहीं पर भी अगर कोई मिस्टेक हुई भी है तो वो भी पता लगाया जा सकता है, ठीक है। ईजी टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ईजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही। जब हमने वर्क को डिवाइड कर दिया है तो उसको एक पर्सन को असाइन किया गया होगा कि आपका वर्क ये है, तो हर एक पर्सन की ड्यूटी को उसको आराम से क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है, ठीक है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई जा सकती है, राइट। उसके बाद है क्विक अवेलेबिलिटी ऑफ द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो क्विकली आपको मिल जाएगी। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं, ठीक है, अगर हम स्पेशल पर्पस बुक बनाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम कैश बुक। अब कैश बुक जो है ना, इसको डिटेल में बताया गया है कि एक्चुअल में कैश बुक होती क्या है, ठीक है। अब कैश बुक आप लोगों ने समझा एक ऐसी बुक जहाँ पर सारी तरीके की एंट्रियों को दिखाया जाता है। क्या लिखा है, कैश वाली एंट्रीज को, राइट ना। तो इसका जो फॉर्मेट होता है ना स्टूडेंट, तो वो हम डिटेल में तो पढ़ेंगे अभी और क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पर छोटा सा आपको रफली एक बना करके दिखा दूँ कि इस तरीके का ये कैश बुक होता है। जैसे हमने अकाउंट बनाया था ना, आपको लगेगा कि ये अकाउंट है, लेकिन इसी तरीके का होता है ये। देखो ऐसा, डेट लिखते हैं यहाँ पर, यहाँ लिख लेते हैं, चलिए डेट, ये डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर और अमाउंट, इस तरीके का होता है, राइट। ये हमारा अकाउंट, ये बनाते हैं हम कैश बुक। ये जो कैश बुक होता है ना, ये बिल्कुल देखने में आपको लगेगा कैश अकाउंट की तरह, और सही है। जिस कंपनी के अंदर कैश बुक बनेगा ना, तो वो बिल्कुल 100%
कैश अकाउंट के जैसा ही होता है, तो इसलिए वहाँ पर कोई नीड नहीं है कि हम कैश अकाउंट वहाँ पर बनाएं, ठीक है ना। तो जहाँ पर कैश बुक बन गया वहाँ कैश अकाउंट की कोई नीड नहीं रह जाती है। ऐसे ही इसी को हम कहते हैं सिंपल कैश बुक, ठीक है, यानी सिंगल कॉलम कैश बुक, क्योंकि यहाँ पर एक ही कॉलम है, वो भी है अमाउंट का। लेकिन अगर ये अमाउंट का कॉलम, ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए तो एक वाले को कैश और दूसरे वाले को बैंक कहते हैं, इसको कैश और ये बैंक। तो इसी तरीके से डबल कॉलम कैश बुक बन जाता है, और वहाँ पर जब डबल कॉलम कैश बुक बन जाता है तो वहाँ पर बैंक के अकाउंट की भी कोई ज़रूरत नहीं रहती है। लिखा है कैश बुक शोज ऑल दी ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू कैश रिसीव एंड पेमेंट्स। रिसीव और पेमेंट कैश की सारी ट्रांजेक्शन यहाँ पर होती हैं। कैश बुक सर्व द 2 पर्पज़, 2 पर्पज़ यहाँ पर हमारे पूरे होते हैं। पहला देखो क्या है, कैश ऑल दी कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड फर्स्ट टाइम इन कैश बुक, इट बिकम्स द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, और ये एक ओरिजिनल एंट्री की बुक बन जाती है। और सेकंड, देयर इज़ नो नीड, वही बात है, इसकी ज़रूरत नहीं है कैश अकाउंट बनाने की यहाँ पर लेजर में, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो प्ले द रोल ऑफ प्रिंसिपल बुक, ये भी एक प्रिंसिपल बुक का रोल पूरा करता है, राइट ना। अब ये तो आपको बता ही दिया कि सिंपल कैश बुक क्या होती है, सिंगल कॉलम होता है ओनली कैश का। ऑल दी कैश रिसीव्ड आर शोन इन द लेफ्ट साइड। देखो हमारी जो लेफ्ट साइड है वो ये है, ठीक है, यानी हम कह सकते हैं डेबिट साइड। तो वहाँ पर सारी रिसीट को दिखाया जाता है। यहाँ पर डेबिट क्रेडिट भी हम लोग लिखते हैं, ठीक है, फॉर्मेट आपको मैंने बताया था। तो सारी डेबिट यहाँ पर लिखते हैं कैश रिसीट, और यहाँ पर लिखते हैं कैश की पेमेंट। उसके बाद आ जाते हैं पॉइंट टू बी रिमेंबर्स। क्या पॉइंट्स हैं, देखो पॉइंट टू बी रिमेंबर में लिखा है कि ओपनिंग कैश यहाँ पर आता है। ये हम लोगों को पता ही है कि जब कहीं से कैश रिसीव होगा ना वो यहाँ पर आ जाता है, या फिर पिछले साल का बैलेंस है, पिछले मंथ का बैलेंस है, तो हम यहाँ पर ही लिखते हैं टू बैलेंस BD डेबिट साइड में, ठीक है। फिर यहाँ से पेमेंट रिसीव होती है और यहाँ से हम पे करते रहते हैं। तो लिखा है उसके बाद ओनली ट्रांजेक्शन ऑफ कैश रिसीव्ड एंड कैश पेमेंट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। तो इस बुक के अंदर कैश रिसीव, पेमेंट लिखा जाता है और रिसीव लिखा जाता है। दिस बुक नेवर शो अ क्रेडिट बैलेंस। ये जो कैश बुक वाला अकाउंट है ये नेगेटिव बैलेंस को शो नहीं करता है, सिंगल कॉलम वाला, क्योंकि कैश हमारे पास से नेगेटिव में नहीं जाता है। जो मेरे पास कैश है मैं उतना ही उसको एक्सपेंस कर सकता हूँ, ये नेगेटिव में नहीं जाता कभी भी, राइट। लेकिन जो बैंक वाला है वो माइनस में जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम, ठीक है। जो कैश बुक जब हम बनाएंगे उसके अंदर कैश का कॉलम भी होगा और बैंक का भी होगा, जैसा ये है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहेगा स्टूडेंट, कैश इंक्रीज होता है कभी भी तो यहाँ पर बैंक डिक्रीज होता है, यहाँ कैश और बैंक दोनों ही डिक्रीज होते हैं क्रेडिट साइड से, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट क्या लिखा है, इन दिस केस द कैश बुक इज रूल्ड विद 2 अमाउंट कॉलम, ठीक है, 2 अमाउंट के कॉलम है यहाँ पर, कैश का और बैंक का, ऑन एदर साइड ऑफ द कैश बुक, नेमली कैश और बैंक। कैश और बैंक के कॉलम होते हैं, वही बताया। कैश कॉलम इज इन सच केस विल बी रिकॉर्ड एक्चुअल कैश रिसीव, भाई यहाँ पर एक्चुअल कैश रिसीव लिखा जाता है डेबिट साइड में, और पेमेंट लिखा जाता है क्रेडिट साइड में। अगर चेक रिसीव होता है हम लोगों को तो हम लिखते हैं यहाँ पर बैंक वाले कॉलम में, और अगर हमने चेक से पेमेंट की है तो हम लिखते हैं क्रेडिट, यहाँ पर क्रेडिट साइड बैंक वाले कॉलम में, ठीक है। अगर चेक से, क्योंकि चेक जो है वो कहाँ से रिलेटेड है, बैंक से, ठीक है ना। अब इम्पॉर्टेंट एंट्रीज कुछ यहाँ पर बताई हुई हैं, वो आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा जब हम प्रॉपर तरीके से एंट्री करेंगे, ठीक है। तो ये वाली बात यहाँ पर दी है कि कॉन्ट्रा एंट्रीज का डिस्कशन किया हुआ है कि एक्चुअल में कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है। तो ऐसी एंट्री, ये कॉन्ट्रा एंट्री है जब बैंक की और कैश की दोनों ट्रांजैक्शन एक ही साथ हों। जैसे कि हमने जब कोई कैश निकाला बैंक से, ठीक है, जब हम बैंक में सपोज पहले जमा करते हैं, अगर हमने बैंक में कैश जमा किया होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाता है और उस टाइम पर कैश क्रेडिट हो जाता है। तो जब दोनों ही एंट्री एक साथ हो ना, बैंक की भी और कैश की भी, तो जनरल एंट्री में तो ऐसे ही करते थे, लेकिन अभी हम जनरल एंट्री नहीं करेंगे, इसकी एंट्री यहाँ पर की जाएगी। तो इसी टाइप की एंट्री को ही कॉन्ट्रा एंट्री कहा गया है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम बैंक अपना बढ़ाएंगे, सपोज हमने बैंक में 1000 रुपीज़ जमा किया तो बैंक में 1000 जमा कर देंगे यहाँ पर, राइट, और यहाँ पर लिखेंगे टू कैश। लेकिन जैसे ही हमने 1000 रुपीज़ बैंक में जमा किया होगा तो कैश भी तो हमारा डिक्रीज़ हुआ, तो जैसे ही कैश डिक्रीज़ करेंगे तो वो यहाँ पर, तो यानी इस तरीके से ये एंट्री की जाती है। ऐसी एंट्रीज को ही
कॉन्ट्रा एंट्री कहा जाता है। कौन सी वाली एंट्री है? जहाँ पर कैश और बैंक दोनों ही इन्वॉल्व रहते हैं, वही कॉन्ट्रा एंट्री है। अदरवाइज कोई एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होती है। मान लेते हैं एक सिंपल एंट्री तो ये हुई ना, अगर हमने कभी भी सैलरी पे किया है 1000, तो आप लोग खुद आइडिया लगा सकते हैं कि हमने कैश में किसी को 5000 रुपीज़ का सैलरी पेमेंट किया, तो आप कहाँ लिखेंगे? कैश माइनस हो रहा है तो माइनस ये वाली साइड है और सीधा लिख देंगे सैलरी। और यहाँ पर जैसे आपने लेजर बनाए थे ना, आप लोगों ने अकाउंट बनाए थे, तो ऐसे लिखते थे ये एंट्री होगी बस। तो सिंगल साइड हुई ना, यानी जब एक जनरल एंट्री ये होती थी तो उससे सिंगल साइड एंट्री होती है। तो ऐसी एंट्री सिंपल ही एंट्री है। कॉन्ट्रा एंट्री वो होगी जहाँ पर बैंक और कैश की दोनों की इन्वॉल्वमेंट रहेगी। तो कॉन्ट्रा एंट्री में एक तो बताया कि जब हमने कैश जमा किया है, और दूसरी एंट्री में बताया अगर कैश हमने विड्रॉ किया है, ठीक है ना, तो बैंक से। तो बैंक और कैश वाली ट्रांजेक्शन थी, इसको अच्छे से जब आप समझेंगे तो न्यूमेरिकल में अच्छे से आपको ये क्लियर हो जाएगा, राइट ना, प्रॉपर तरीके से। अब ये कुछ जनरल एंट्रीज हम लोगों को दी हुई हैं, ठीक है, और इसको आपको न्यूमेरिकल करने के बाद अच्छे से दोबारा भी पढ़ लेना है। तो ये कुछ एंट्री बताई हैं, लेकिन ये है न्यूमेरिकल बेस्ड। तो इसमें बताया कि जब कोई भी एंट्री रिलेटेड, चेक से रिलेटेड एंट्री है, जब कोई चेक हम लोगों को रिसीव होता है, तो एक्चुअल में जब चेक मिला हमें, ना तो वो कैश है और ना ही वो बैंक है, एक ऑर्डर है, वो तो किसी ने ऑर्डर दिया है कि आपको पेमेंट वो मिल जाएगा चेक। अब जैसे हमें चेक रिसीव होता है तो उस टाइम क्या एंट्री करते हैं हम लोग? तो हम अपना बैंक कॉलम बढ़ा देते हैं एक्चुअल में ये, ठीक है। उसी के बारे में डिस्कशन है, न्यूमेरिकल करेंगे तब ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर भी देख लेते हैं। व्हेन अप एनी पेमेंट इज मेड बाय चेक, अगर कोई पेमेंट हमने चेक से की है तो ये रिड्यूस कहाँ से हो जाएगी? बैंक कॉलम से हो जाएगी, यहाँ से ये, ठीक है। अगर हमने कोई पेमेंट क्या की है चेक से, तो वो यहाँ पर घटा देंगे। उसके बाद क्या लिखा है? व्हेन एनी पेमेंट इज रिसीव्ड, जब कोई पेमेंट हमें रिसीव हो चेक से, तो चेक से रिसीव होगी तो वो यहाँ आना चाहिए हमारे बैंक अकाउंट के अंदर, ठीक है। लेकिन वो तभी आएगा जब हमने सेम डे उसको डिपॉजिट कर दिया होगा बैंक में, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा ही है, व्हेन एनी पेमेंट इज रिसीव इन द फॉर्म ऑफ चेक एंड नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिपॉजिट बैंक इज गिवन। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, चेक मिल गया आपको लेकिन आपने बैंक में जमा किया या नहीं किया, क्वेश्चन में नहीं दे रखा, तो आप माने कि वो बैंक में जमा हो गया होगा, तो इसलिए आपको बैंक बढ़ा देना है। उसके बाद है व्हेन एनी पेमेंट इज रिसीव इन द फॉर्म ऑफ चेक, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है आपको, ठीक है, बैंक ऑन द सेम डे, तो बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड। एक बार दोबारा देखते हैं। व्हेन एनी पेमेंट इज रिसीव इन द फॉर्म ऑफ चेक एंड इट इज डिपॉजिटेड ऑन द इनटू बैंक ऑन द सेम डे। देखो कई बार क्या है, कोई चेक मिला और आपको इन्फॉर्मेशन नीचे दे भी दी गई है कि सेम डे हमने जमा कर दिया, तो फिर तो डायरेक्ट हम अपना बैंक बढ़ा ही देंगे, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है कि आपको डेट अगर नहीं दी है कि हमने डिपॉजिट किया, या जिस दिन की आपको डेट दे रखी है, तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं उसी दिन बैंक में जमा, ठीक है ना, ऐसा भी पॉसिबल है। और कई बार क्या होता है, जब हमें चेक रिसीव होता है जिस दिन, तो उस दिन हम एंट्री कर लेते हैं कि जब हमें चेक मिला तो हम, और हमें पता है कि आज ये जमा नहीं हुआ, तो उस दिन हम अपना सिर्फ कैश बढ़ा लेते हैं। क्या लिखते हैं उस दिन? कि कैश अकाउंट डेबिट और चेक इन हैंड ऐसा लिख लेते हैं। और जिस दिन वो चेक बैंक में जमा करते हैं तो बैंक बढ़ा देते हैं उस दिन, और यहाँ पर कैश घटा देते हैं, ठीक है। ऐसा भी करते हैं, ऐसा जनरल एंट्री में भी हमने किया था। बाकी जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। देखिए पैटी कैश बुक के बारे में बात हो रही है। जो एक पैटी कैश बुक है वो आप लोगों को बताया, एक छोटा कैशियर होता है वो मेंटेन करता है, ठीक है। क्या लिखा है? बिजनेस हैज़ टू एक्कर द स्मॉल एक्सपेंसेस विच आर रिपीटेड इन नेचर। रिपीटेड नेचर में बहुत सारे छोटे छोटे एक्सपेंस होते हैं। टू सेव द टाइम एंड एफर्ट ऑफ द हेड कैशियर, भाई हेड कैशियर का टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए क्या करते हैं, बिजनेस अपॉइंट कर लेता है एक पैटी कैशियर। पैटी मतलब छोटा कैशियर। ही इज इंटरेस्टेड विद द ड्यूटी ऑफ पेइंग दीज एक्सपेंसेस, उसकी ड्यूटी है वो इस तरीके के एक्सपेंस खुद ही हैंडल करता है। देखो इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पैटी कैश का वही है जो आपको मैंने बताया था कि हमने बड़े जो हेड कैशियर है उसने पैटी कैशियर को रुपीज़ दे दिया 5000, अब 3000 उसका एक्सपेंस हो गया। अब हम उसको क्या करेंगे, फिर से अमाउंट दे देंगे 3000, फिर उसका 5000 हो जाएगा, फिर वो एक्सपेंस करता रहेगा। तो इसी तरीके के एक्सपेंसेस को हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पैटी कैश, ठीक है। तो लिखा है अंडर दिस सिस्टम हेड कैशियर गिव द फिक्स अमाउंट
टू पैटी कैशियर, पैटी कैशियर को अमाउंट देता है। एट द एंड ऑफ गिवन पीरियड, जैसे ही एक गिवन पीरियड के लिए देता है, अब हेड कैशियर रिम्बर्स कर देता है उसको अमाउंट जितना भी उसने एक्चुअल में स्पेंड किया होगा, जितना भी खर्चा उसने किया होगा। ठीक है, तो फिर से इसी सिस्टम को हम क्या कह देते हैं, इम्प्रेस सिस्टम कहते हैं। ये आपको मैंने बताया था, राइट। चलिए आगे देख लेते हैं। उसके बाद पैटी एक्सपेंस की एडवांटेज आप लोगों को पता चल गई होगी, क्या फ़ायदा है, सेविंग ऑफ टाइम एफर्ट ऑफ हेड कैशियर। हेड कैशियर का काफ़ी ज़्यादा टाइम भी बच जाता है, ठीक है ना। और ठीक है, और उसके बाद क्या है, कंट्रोल हो जाते हैं पैटी एक्सपेंसेस, जो छोटे छोटे खर्चे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाले होते हैं, वो छोटे छोटे खर्चे एक ही पर्सन हैंडल कर लेता है, कंट्रोल हो जाता है। लेस चांस ऑफ फ्रॉड, फ्रॉड के चांसेस भी घट जाते हैं। उसके बाद आ गया ये लिखा है स्पेशल पर्पस बुक्स ऑफ, स्पेशल पर्पस ऑफ सब्सिडरीज बुक। तो ये अदर बुक्स आ गई हैं। अदर कौन सी, कैश तो किया ना अभी हमने, कैश के बाद जो अदर है ना वो बहुत ही आसान है। तो सीधा सीधा क्या है, परचेज बुक किस लिए बनाते हैं भाई, ये बुक इसलिए बनाते हैं सारी जितनी भी हमारी परचेज से रिलेटेड एंट्री हैं उधार, वो सारी इस बुक में आती हैं। इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट है, वो न्यूमेरिकल में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो क्या लिखा है, इन दिस बुक्स ओनली दोज ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। अभी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं क्योंकि विच आर रिलेटेड टू द क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स इन विच द बिजनेस डील इन, उधार परचेज सारी इसमें लिखते हैं। रिकॉर्डिंग इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ बिल्स इनवॉइस बाय द सप्लायर। अब देखो, जब हमने खरीदा होगा तो हम इस बुक के अंदर एंट्री करते हैं, लेकिन उस टाइम पर प्रूफ तो होना चाहिए ना कुछ इनवॉइस। तो वो प्रूफ वो है जब हमने खरीदा होगा ना, तो खरीदते टाइम हमें बिल मिला होगा, कहाँ से, उधार खरीदा होगा तो इनवॉइस दिया होगा ना, इसी से हम एंट्री करते हैं यहाँ पर। इसमें कौन सी एंट्री नहीं की जाती, अभी बताया, कैश में खरीदोगे तो एंट्री नहीं की जाएगी यहाँ पर, और कोई एसेट्स खरीदोगे तो भी एंट्री नहीं की जाएगी, सिर्फ गुड्स की एंट्री की जाएगी। अब आ जाएंगे सेल्स बुक पर। भाई सेल्स बुक क्या है, इन दिस बुक्स क्रेडिट सेल रिकॉर्ड करते हैं, और सेल्स इसका क्या रहता है हमारे पास सोर्स, इस बुक में डुप्लीकेट कॉपी हमारे पास होती है इनवॉइस बिल की, राइट ना। भाई जब हम लोग कोई भी सेल करते हैं, सेल करेंगे जिसको भी उधार में, तो उसको बिल बना के दे देते हैं, तो ओरिजिनल तो वो ले जाता है, हमारे पास उसकी कॉपी रह जाती है। तो कॉपी से उस जो ओरिजिनल डुप्लीकेट कॉपी है उसको देख करके हम एंट्री अपने पास रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब इसमें ट्रांजेक्शन कौन सी रिकॉर्ड की जाएगी और कौन सी नहीं की जाएगी ये समझ लेना। देखो, कैश उधार वाली एंट्री की जाएगी, तो जब भी हम गुड्स सेल करेंगे कैश में, वो एंट्री नहीं की जाएगी। क्यों नहीं की जाएगी, कमेंट सेक्शन में बताओ कि कैश में अगर सेल किया हमने तो एंट्री यहाँ पर नहीं होगी, उधार वाली होगी, ठीक है। कई बार होता है कि कैश में नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, कमेंट सेक्शन में बताएं। सेल ऑफ एसेट्स, और एसेट सेल होगी, अगर हमने कोई संपत्ति सेल की है तो भी नहीं होगी यहाँ पर। अब ये आपको बताने का काम रह गया, ठीक है। लास्ट अब ये दो बुक्स और हैं हमारी, परचेज रिटर्न बुक। देखो परचेज रिटर्न बुक है, भाई माल हमने खरीदा तो जब तो हमने रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन जब माल वापसी जाता है ना, तो माल बहुत ज़्यादा वापसी जाता है क्योंकि फर्म काफ़ी बड़ी है, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे है, कोई भी माल आया ख़राब है, डिफेक्टिव है, या फिर आउट ऑफ ऑर्डर है, ऑर्डर हमने जो किया उसके अकॉर्डिंग नहीं है, सो हम क्या कर देते हैं, उसको रिफ़ंड कर देते हैं, वापसी कर देते हैं। तो ये सारी एंट्रीज यहाँ पर हुई, एक पर्सन होगा वो डील करेगा उसको। तो ये बुक किस लिए बनाई जाती है, लिखा है दिस बुक इंक्लूड ओनली दोज ट्रांजेक्शन विच आर रिलेटेड टू रिटर्न ऑफ गुड्स। अब ये रिटर्न ऑफ गुड्स तो करेगा, लेकिन ये वही हैं जो बॉट हमने की थी क्रेडिट पर, खरीदा जब क्रेडिट पर था। द गुड्स में बी रिटर्न ड्यू टू, अब वो तो कोई भी रीजन हो सकता है, सच एज, भाई इसमें बताया डिफेक्टिव हो, सप्लाई ऑफ इंफीरियर क्वालिटी की गई हो आपको। एंट्री इन दिस बुक आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ डेबिट नोट, ये समझने वाली बात है। जब हम यहाँ पर गुड्स को वो रिटर्न करते हैं, ठीक है, परचेज हमने माल किया, अब हम उसको रिटर्न कर रहे हैं, तो जिसको रिटर्न करते हैं ना, तो उस टाइम पर बनाते हैं हम डेबिट नोट, ठीक है। रिटर्न करेंगे तो रिटर्न करेंगे जिसको माल जा रहा है, ठीक है, जिस भी कंपनी को जा रहा है, तो उस कंपनी का नाम डेबिट और नीचे लिख देंगे परचेज रिटर्न। तो वो तो जनरल एंट्री में करते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, तो उस टाइम एक डेबिट नोट बनाया जाएगा और डेबिट नोट से देख देख कर कॉपी करके हम यहाँ पर एंट्री इस वाली बुक में कर देते हैं। डेबिट नोट कंटेन द नेम, अब आपको ये पता है डेबिट नोट आपने समझा था क्या है और बनाया भी होगा। तो डेबिट नोट जो होता है उसमें सप्लायर का नेम है, ठीक है, गुड्स की जो डिटेल सारी दी हुई है कि रिटर्न कितनी तारीख को किया जा रहा है, वो सारा था। और नीचे जो एंट्री आ गई है सेल्स बुक, इसको क्या कहते हैं, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। और इसमें क्या बनाया जाता है सेल्स रिटर्न बुक में,
क्रेडिट नोट बनाया जाता है, क्योंकि जब हमारे पास माल आता है रिटर्न तो रिटर्न ले लेते हैं और साथ में क्या बना देते हैं, क्रेडिट नोट। तो दिस बुक इंक्लूड ऑल द रिटर्न बाय द कस्टमर, जितना कस्टमर ने रिटर्न किया वो सारा, ठीक है, ऑन द क्रेडिट सेल, जो भी क्रेडिट सेल हमने किया था वो वापस आ गया। द क्रेडिट नोट इज यूज टू रिकॉर्डिंग द एंट्री इन दिस बुक, जब हम इस बुक में एंट्री करते हैं तो क्रेडिट नोट अपना बनाते हैं तो वहीं से एंट्री कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर क्या था, सोर्स डॉक्यूमेंट यहाँ रहेगा। द क्रेडिट नोट कंटेन डिटेल्स कस्टमर एंड गुड्स रिटर्न, वो सारी डिटेल इसके अंदर पाएगी आपको। तो थ्योरी वाला ये पार्ट था, ठीक है स्टूडेंट। तो ये अभी हो जाता है हमारा कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो जो भी हमारी रहेगी उसमें कैश बुक, टोटल मिला के हमने मेन जो बुक्स हैं वो 5 है वैसे, कैश बुक, सेल्स बुक, परचेज बुक, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न, और जो बच गया वो सारा आएगा जनरल प्रॉपर में। तो कैश बुक के ऊपर भी अच्छी खासी वीडियो आपको मिलेंगी, तो आप उसको देखें और कंप्लीट करें। ओके, थैंक यू।